Hello students, today I am going to start the first unit of class 11 physics, that is physical world and measurement. इस यूनिट में हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तीन छोटे छोटे चैप्टर है। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट और थर्ड है थ्योरी ऑफ एरर। हम लोग एक एक करके तीनों थ्योरी को पढ़ेंगे, तीनों पार्ट को पढ़ेंगे, तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड का। फिजिकल वर्ल्ड का मीनिंग समझ लेना जरूरी है। फिजिकल वर्ल्ड यदि हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब अर्थ और इसका सराउंडिंग्स में जो साइंस छुपा हुआ है, हम लोग उसके बारे में जानता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थ और इसके सराउंडिंग्स में जो फिजिकल साइंस है, यानी कि ये हम लोग ये बोले नेचुरल साइंस है। जैसे नेचर ने हमें क्या दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारी चीजें। मैग्नेटिज्म दिया, अर्थ में, अर्थ एक हैवी मैग्नेट है, तो उसके वो भी नेचर का ही दिया हुआ है। सन के दिया हुआ, सन के द्वारा जो लाइट मिलता है वो भी, लाइटनिंग और थंडरिंग में करंट मिलता है वो भी नेचर का ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस है पूरे अर्थ में, वो भी नेचर का ही है। अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी है, समुद्र। तो ये सारी चीजें जो फिजिकल साइंस है, दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज स्कोप ऑफ रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जितने भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जितने भी ये फिजिकल साइंस आ रहे हैं, ये सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन जितना क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से पूछता है, हम लोग उतने ही अभी पढ़ें। अब एक एक करके हम लोग देखें कि फिजिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जानने के लिए जरूरी चीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस नेचर में, नेचर ने हमें कितने तरह के फोर्स दिए हैं। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये बेसिक लॉ है। कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि हमें कहीं पर भी लागू करना पड़ता है तो एक जैसा लागू होता है, उसमें कोई फेर बदल नहीं होता है। तीसरा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी बेसिक लॉ इन नेचर है। तो हम लोग ये तीनों चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसमें हम लोग कितने तरह के फोर्स पढ़ेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9 में हम सबको पढ़ते हैं। दो मासेस के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसका फीचर्स जानना है, ये थोड़ा सा किताब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फीचर्स का मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे ये वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, और ये जब भी फोर्स लगता है तो डबल होता है। M1 M2 पर जितना फोर्स लगाता है M2 M1 पर न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करता है। ये सब इसके फीचर्स में आ गया। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। इन दोनों का मतलब हुआ कि चार्ज जब स्थिर होता है तब दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और वही चार्ज जब मोशन में चला आता है, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, तो दो करंट कैरिंग वायर के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसको हम लोग सेकेंड ग्रुप में रखते हैं। ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को भी हम लोग दो तरह से समझें तो अच्छा होगा। एक न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स और दूसरा होता है वीक फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब हम थोड़ा सा समझ लें। इसमें हर एलिमेंट का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं।
ये प्रोटॉन के बीच पॉजिटिव चार्ज रहने के बाद भी रिपल्सन नहीं होता है, उसके बाद भी उसका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो यहाँ पर एक नया फोर्स का ओरिजिनेशन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, और वही फोर्स के कारण हर एलिमेंट का न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स किसको कहेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होता है। रेडियो एक्टिविटी में जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स होता है लेकिन वीक होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकलता रहता है। और यही समझने के लिए काफी है कि न्यूक्लियर फोर्स वीक रहने के कारण ये अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और ये इलेक्ट्रॉन्स गामा रेडिएशन वगैरह निकलता रहता है। तो रेडियो एक्टिविटी में वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। फिर हम लोग बात करते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज द बेसिक लॉ। ये बेसिक लॉ हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको कि हम लोग कई थ्योरी में पढ़ते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं। कंजर्वेशन को लेकर के हम सिंपल क्या बोलते हैं कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन का मतलब हुआ जितना है उतना ही रहेगा। तो ये थ्योरी मास में लागू होता है, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज को भी कंजर्वेशन का रूल, चार्ज में भी कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है। और मोमेंटम तो हम लोग जानते ही हैं, मोमेंटम भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक बेसिक लॉ बन गया जो कई एक तरह के फिजिकल क्वांटिटी में फॉलो होता है। तीसरा है इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम लोग देखें इस लॉ का मतलब क्या होता है। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, तब हम लोग कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। जैसे P एक फिजिकल क्वांटिटी है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो r² यहां नीचे में आया, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियस द इनवर्स स्क्वायर। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, K/Q1Q2/r²। यहां पर भी ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। बल्ब से लाइट जब निकलता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, तो ये लाइट का इंटेंसिटी का घटना या बढ़ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो हम लोग इस तरह से इनवर्स स्क्वायर लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये सब बेसिक लॉज है जो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ते हैं। हमने अभी आपको फिजिकल वर्ल्ड बताया। इसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, और इस चैप्टर में भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब जानेंगे हम लोग। इस चैप्टर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसको कहेंगे? जिस क्वांटिटी को मापा जा सकता है उसे ही हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या नहीं मापा जा सकता है? नॉट टू बी मेजर्ड लाइक स्काई, आकाश। इमोशन, हम लोग के अंदर कभी कभी इमोशन होता है, तो जो इमोशन को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि वो कितना इमोशन है, ये कितना कम है, वो कितना ज्यादा है। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं लोक, परलोक, जितना भी इस तरह के क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेजर नहीं कर पाते हैं। आकाश कहाँ तक लंबा चौड़ा फैला हुआ है, कोई गारंटेड नहीं है, ना किसी को पता है। इसलिए हम लोग जिसको माप नहीं सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी
बोलेंगे ही नहीं। अब आती है बात कि जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, दैट इज टू टाइप्स, वो दो तरह का है, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड। यदि हम लोग बात करें कि ये फंडामेंटल या बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक बोलिए, बेसिक ये किसको कहा जाएगा? फंडामेंटल कहने का मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर निर्भर न करे, द क्वांटिटी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, जो किसी पर बिना निर्भर किए स्वतंत्र रूप से हमारे सामने होता है, उसी को हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। आज तक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ते बढ़ते 7 हो गया, 7। पहले हम लोगों के पास जब साइंस डेवलप्ड नहीं था तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी 3 था, मास, लेंथ और टाइम। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या बढ़ी और अभी तक इसकी संख्या 7 होकर के स्टॉप हो गया। और अब साइंटिस्ट लोगों का चैलेंज है कि अब इससे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या नहीं होगी। कितना भी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आ जाए, हम लोग इनके बदौलत ही, इनके बेसिस पर ही उनको मेजर कर लिया जाएगा। इसलिए ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने आप में फिजिक्स का बेस है, सारे फिजिकल क्वांटिटी का बेस है। हम लोग ये यूं कहें कि these 7 fundamental quantities are the factory of all the physical quantity. They produce different types of physical quantity. हम लोग डिराइव्ड किसको कहेंगे? जो ये 7 को छोड़ करके आप जितना भी देख रहे हैं वो सब का सब डिराइव्ड है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं? मास जिसका शॉर्ट नेम m है, लेंथ जिसका शॉर्ट नेम l है, टाइम जिसका शॉर्ट नेम t है, इलेक्ट्रिक करंट जिसका शॉर्ट हम लोग सिंबल I देते हैं, और लाइट जिसको शॉर्ट में हम लोग Li बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लाइट को मेजर करते हैं हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी से। और हीट इसको शॉर्टकट में हम लोग H बोलते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस इसको शॉर्टकट में मोल बोलते हैं। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग क्यों बोलते हैं इसको। तो आप एक बार समझ के देखिए कि मास का मतलब 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 माइक्रोग्राम से लेकर के क्विंटल या कुछ भी बोलिए, एक एटॉम के मास से लेकर के सन के मास तक जो क्वांटिटी हम लोग यूज करेंगे वो मास है। मास एक अलग जोन है जो सबका वजन मापता है। लेंथ एक अलग जोन है। 1 माइक्रोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 लाइट ईयर तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो इसके जिम्मे है। हम लोग बाद में इसका यूनिट देखेंगे कि सिचुएशन के अनुसार हम लोग यूनिट कैसे बनाते हैं। टाइम क्या है? टाइम जो समय बीत रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग 1 माइक्रो सेकेंड से लेकर के और 1 आवर, 1 डे और 1 साल तक का जो समय है वो इस जोन में आता है। मतलब ये सब फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग जोन के मालिक है। ये मास जोन का मालिक है, ये लेंथ का मालिक है, ये टाइम का मालिक है। इलेक्ट्रिक करंट कितने भी तरह का होगा वो इसके अंदर आएगा। उसी तरह से लाइट, हीट और केमिकल सब्सटेंसेस, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग जोन हैं। अब ये 7 के बाहर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो डिराइव्ड कहलाएगा। हम लोग डिराइव्ड को समझने के लिए हम एक आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, इसको समझिए। हम लोग फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ते हैं, डिराइव्ड पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में भी ये चीज है। आप मैथ्स में देखिए 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक यानी 10 डिजिट ये फंडामेंटल है। क्योंकि 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 4 से कोई लेना देना नहीं। ये जिस तरह से मास को लेंथ से, लेंथ को टाइम से, या किसी भी क्वांटिटी को किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह से ये 0 to 9 फंडामेंटल डिजिट्स है। और यदि हम कोई मोबाइल नंबर लिखते हैं तो इन्हीं के हेल्प से लिखते हैं।
वो डिराइव्ड हो गया। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल। हम लोग इंग्लिश की बात करें तो यहां पर देखिए अल्फाबेट लेटर्स 26 हैं, लेकिन जब हम लोग स्पीच देते हैं, वर्ड बनाते हैं, स्टोरी लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, तो ये 26 लेटर के अंदर ही हम लोग नया नया वर्ड क्रिएट करते हैं, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। केमिस्ट्री में भी इसी तरह का है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। कोई भी जो बड़ा डिपार्टमेंट है उसका एक बेस होता है, तो फिजिक्स का बेस, सारे फिजिकल क्वांटिटी का बेस ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद का टॉपिक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग देखें कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे। हम लोग तो पहले समझ ही चुके हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यहां पर हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं कि पहले आप डेफिनेशन देखिए, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल है, इधर देखिए हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। कोई जरूरी नहीं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एक ही बार यूज हो। मास और लेंथ यूज हो सकता है, लेंथ और टाइम यूज हो सकता है, कहीं कहीं 4 यूज होते हैं, कहीं 3 यूज होते हैं। यानी कि इन फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी को अलग अलग तरह से यूज करके नया नया फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बनाते हैं, उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, देखिए इधर वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम लोग, चूंकि वेलोसिटी इस लिस्ट में नहीं है तो डेफिनेटली ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये फंडामेंटल पर कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो भी बोले, ये 21 जोन में आता है, तो लेंथ वाले जोन में आता है, तो इसके लिए हम लोग L/T लिखेंगे। आगे लेंथ को टाइम से डिवाइड करें तो ये क्वांटिटी जो बनेगा वो वेलोसिटी या स्पीड कहलाएगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी के लिए लेंथ बाय टाइम हम लोग लिखे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम एक बार और करेंगे, यानी लेंथ को टाइम से 2 बार डिवाइड करेंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। सो एक्सेलरेशन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी है, और एक्सेलरेशन का हम लोग L/T² निकाल चुके थे, तो लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, m मास और लेंथ को मल्टीप्लाई करके टाइम से 2 बार यदि डिवाइड किया जाए तो ये क्वांटिटी जो बनेगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स नाम होगा उसका। वर्क को आप देखिए, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए mL/T² हम लोग लिख चुके हैं, और एक L से मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो mL²/T², यानी मास को लेंथ से 2 बार मल्टीप्लाई करके टाइम से 2 बार डिवाइड किया जाए तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा वो हमारा वर्क डन होगा। उसी तरह से आप डेंसिटी को देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया है। अब फोर्स के लिए हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं mL/T², तो mL/T² हम लोग लिखेंगे mL/T², और एरिया के लिए लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू वेड्थ जो भी लेंगे वो L² लिखाएगा। ये कटपुट करके मास बाय L/T² हुआ, और मास को लेंथ से एक बार डिवाइड करें, फिर टाइम स्क्वायर से डिवाइड करें, तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट होगा वो डेंसिटी कहलाएगा। हम लोग इस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में हमारे नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो PDF के रूप में आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का, हर एक यूनिट का। और हमारा ये प्लानिंग है कि सारे बच्चों को एक एक टॉपिक का यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको ये लाइव क्लास में आप पढ़ते भी रहिए इस तरह के वीडियो में, और इसका नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। कल हम
फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।